नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अरावली की, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। लेकिन आज ये अपनी उम्र की वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े विवाद की वजह से चर्चा में है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर 1.5 अरब साल पुरानी एक पहाड़ी आज की लड़ाई का मैदान कैसे बन गई। चलिए इसी उलझे हुए से लगने वाले मुद्दे की तह तक चलते हैं। सोचिए, ये एक ऐसी कहानी है जहां एक तरफ तो है करोड़ों साल पुराना भूवैज्ञानिक इतिहास और दूसरी तरफ हैं आज के हमारे बहुत मुश्किल और जरूरी सवाल। अच्छा, तो इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? वो है एक नया सरकारी नियम, एक नई परिभाषा जो ये तय कर रही है कि हम किसे अरावली कहेंगे और किसे नहीं। तो देखिए, ये है वो नई परिभाषा जो सारे हंगामे की जड़ है। बात यह है कि इससे पहले ना अरावली की कोई ऐसी एकदम सख्त कानूनी परिभाषा थी ही नहीं। तो एक बहुत बड़े इलाके को प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा मिली हुई थी। पर अब इस नए नियम ने 2 शर्तें लगा दी हैं। पहली कि पहाड़ी 100 मीटर या उससे ऊंची हो, और दूसरी कि वो एक बड़े पहाड़ी समूह का हिस्सा हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि कोई छोटी अकेले खड़ी पहाड़ी अब शायद कानूनी तौर पर अरावली मानी ही ना जाए, और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, अंदाजा लगाइए। पर्यावरण पर काम करने वाले समूहों और आलोचकों का तो ये तक कहना है कि ये जो नई संकरी परिभाषा है ना, ये अरावली के 90% से भी ज्यादा हिस्से से उसकी कानूनी सुरक्षा का कवच छीन सकती है। 90%? ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब साफ है, जो पहाड़ियां सदियों से एक ढाल की तरह खड़ी थीं और रातों रात खनन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, शहरी विकास के लिए खुल सकती हैं। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक गंभीर बदलाव है। अब कहानी में एक और पेंच है। मामला बस इतना सीधा नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है जो इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा उलझा देता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो सरकार एक नई परिभाषा लाकर सुरक्षा का दायरा छोटा कर रही है, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ उसी अरावली में किसी भी नए खनन लाइसेंस पर पूरी तरह से रोक भी लगा रही है। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं, है ना कंफ्यूजिंग। यही वो विरोधाभास है, वो पैराडॉक्स है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर लक्ष्य क्या है, अरावली को बचाना या फिर उसे विकास के नाम पर खोल देना। इन 2 एकदम अलग अलग नीतियों ने एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और तनाव का माहौल बना दिया है। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार के इन फैसलों पर किसी की नजर नहीं है। अरे, जमीन पर तो इसका बहुत बड़ा और मजबूत रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए, राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़कों तक हर तरफ इस नई परिभाषा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हों, पर्यावरण के लिए काम करने वाले समूह हों, या फिर आम युवा और नागरिक, सब इस बदलाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और अरावली बचाओ ये अब सिर्फ एक नारा नहीं रह गया है, ये एक पूरे जन आंदोलन का चेहरा बन चुका है। आपको रैलियां दिखेंगी, मशाल जुलूस दिखेंगे, और सोशल मीडिया पर तो कैंपेन ट्रेंड कर ही रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये लड़ाई इतनी जरूरी क्यों है? आखिर अरावली में ऐसा क्या खास है? बात यह है कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है, ये तो उत्तर पश्चिम भारत की, कह लीजिए कि लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। इसको ऐसे समझिए, अरावली सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है, ये असल में 4 बहुत जरूरी काम करती है। 1, ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा, ये जमीन के नीचे के पानी को रिचार्ज करती है। तीसरा, ये हमारे क्लाइमेट यानी जलवायु को बैलेंस करती है। और चौथा, ये हजारों लाखों जीव जंतुओं का घर है। और इन सब में से शायद सबसे जरूरी काम है रेगिस्तान को रोकना। सोचिए, अरावली एक कुदरती दीवार की तरह है जो थार के रेगिस्तान और हमारे हरे भरे मैदानों जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी के बीच खड़ी है। अगर ये दीवार जरा भी कमजोर पड़ती है तो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और देखिए, ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। अरावली रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को रोकती है, इससे मानसून के बारिश का पैटर्न तय होता है, और फिर यही बारिश का पानी जमीन में जाकर हमारे ग्राउंड वाटर को यानी भूजल को रिचार्ज करता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मतलब साफ है ना? ये बहस सिर्फ एक कानूनी परिभाषा की नहीं है। कागज पर बदला गया एक छोटा सा नियम जमीन पर, पानी, मौसम और लाखों लोगों की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। असल में यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे कोई देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे क्या बचाना चाहिए और किसकी कीमत पर आगे बढ़ना चाहिए? विकास और प्रकृति के बीच का ये संतुलन, ये बैलेंस कैसे बनेगा? इन सवालों के जवाब ही शायद हमारा आने वाला कर तय करेंगे।